नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर जिसका नाम है सरकारी परीक्षा। और हम आपके लाए हैं बहुत सारा और बहुत अलग कंटेंट। दोस्तों, जब हम अपने अलग कंटेंट की बात करते हैं ना, तो हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको किसी भी तरीके से, किसी भी नायाब तरीके से, किसी भी नए तरीके से जो है ना, एक जीएस जीके या एक इन्फॉर्मेशन का जो डोज है ना, वो अपने चैनल के थ्रू आपको देते रहें। आज सोचेंगे कि भाई हमारी वीडियो के हीरो होंगे ये भाई साहब, जिनका नाम है अल्लू अर्जुन, या फिर इनका अगर हम स्क्रीन नेम देखें तो वो है पुष्पा राज। नहीं, आज के हीरो ये भाई साहब नहीं है। आज के हीरो है ये लाल लकड़ी, जिसे कहा जाता है लाल चंदन। ठीक है, आज हम इसके बारे में जानेंगे कि भाई हमने मूवी में भी देखा या लोगों से सुना भी है कि भाई इतनी डिमांड में ये लकड़ी क्यों रहती है, या फिर इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, और इतना ज्यादा हाई मार्केट प्राइस ये क्यों कमांड करती है। तो देखिए, इसी फिल्मी वीडियो को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं, और इससे पहले एक साहब का जवाब देना तो बनता है जब हम फिल्मों की बात करें। वो ये है, क्योंकि ये है रामाधीर सिंह। इन्होंने कहा था कि साला हिंदुस्तान में जब तक सिनेमा है लोग बेवकूफ़ बनते रहेंगे। तो इनका हमको जवाब देना है। इन्होंने बेवकूफ़ तो नहीं कहा था, लेकिन हम मान लेते हैं कि चलिए बेवकूफ़ कहा था, तो हमें इनका जवाब देना है कि नहीं भाई साहब, मूवीज़ के थ्रू भी हम इंफॉर्मेशन बांट सकते हैं, और हमारी ये वीडियो उसी की तरफ एक कोशिश है। चलिए समझते हैं रेड सैंडर्स के बारे में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि लकड़ी का कलर लाल है, और इसका साइंटिफिक नेम जो है ना, वो है पिटेरोकार्पस सेंटालिनस। तो इस नाम को आपको याद रखना है, अपने जहन में बैठा लीजिए। इसका कारण ये है क्योंकि कई बार एग्जाम्स में आपसे साइंटिफिक नेम पूछ ले जाते हैं, और अगर हमें मालूम होगा तो हम आराम से उसको टिक कर सकते हैं। इसके लोकल नाम्स की बात करें, जो इसके लोकल नाम जिन जिन नामों से ये भारत में जानी जाती है, वो है रेड सैंडर्स, रेड सॉन्डर्स। या अगर हम सिर्फ स्पेसिफिक रीजन की बात करें, जहाँ जहाँ आंध्रा में पाई जाती है, उसका नाम वहां इसको बुलाया जाता है यरा चंद्रम या फिर रक्त चंद्रम। रक्त चंद्रम इसलिए क्योंकि ये लाल कलर की है। समझ रहे हैं आप? अब देखिए, ऐसा क्या है इस लकड़ी में। इस लकड़ी की असलियत यह है कि लकड़ी सिर्फ और सिर्फ नेचुरल तरीके से भारत में ही पाई जाती है। ये भारत की ही नेटिव है। रेड सैंडलवुड भारत की ही नेटिव है। और एंडेमिक एक वर्ड है, देखिए इंग्लिश की भी तैयारी हम कराएंगे। एंडेमिक ऐसा वर्ड है, मतलब जो स्पेसिफिक एक एरिया में ही सीमित रह जाता है। तो ये एंडेमिक है इंडिया की तरफ। और ये कहाँ कहाँ पाई जाती है? जो हमारा ईस्टर्न घाट्स का जो एरिया है, वहां पाई जाती है। मैक्स टू मैक्स ये 5 से 8 मीटर की हाइट होती है, और इसका कलर जो होता है वो डार्क ग्रेश, इसकी जो बार्क होती है वो डार्क ग्रेश होती है। आइए थोड़ा मैप की हेल्प से समझते हैं। ये है भारत का मैप। भारत के मैप में आप देखेंगे, ये हमारी ईस्टर्न घाट्स का एरिया है, जैसा कि हमें पता है। ये हमारा वेस्टर्न घाट्स होता है। यहाँ हमारी नीलगिरीज है, जहाँ ये दोनों मिलते हैं। तो हमारा एक बहुत अच्छा सा स्टेट है जिसे हम कहते हैं आंध्र प्रदेश। अगर हम आंध्र प्रदेश के मैप को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे, तो हमें समझ में आता है कि आंध्र प्रदेश के मैप में नॉर्मल दो हिस्से हैं। ये है आपका कोस्टल आंध्र प्रदेश, और ये है आपका रायलसीमा नाम का एक रीजन। हम बात कर रहे हैं इस रीजन की, क्योंकि ये जो वुड है ना आपकी, रेड सैंडलवुड, ये इसी रीजन में पाई जाती है। यहाँ के जो जंगल है, सीसाचलम नाम के जो जंगल्स हैं वहां पे। आइए इस रायसीना रीजन को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ लेते हैं। तो ये आया डिटेल। अब देखिए, यहाँ पे हम बात करेंगे 5 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनकी: कुर्नूल, अनंतपुरम, कडप्पा, नेल्लौर और चित्तूर। इन पांचों डिस्ट्रिक्ट्स का जितना भी फॉरेस्ट एरिया है, वहां पे रेड सैंडलवुड नेचुरल तरीके से पाई जाती है। ये हो गया नेचुरल हैबिटाट, मतलब यहाँ पे किसी ने लगाया नहीं है, नेचुरली इनके फॉरेस्ट ही हैं। लेकिन क्योंकि ये रेड सैंडलवुड भारत के लिए भारत में ही उगाई जाती है, और इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है बाहर कई प्रदेशों में, खासकर जैसे तमिलनाडु, आप देखें कुछ रीजन उड़ीसा का भी, यहाँ पे आंध्र के भी कुछ रीजन्स, केरला में, इवन महाराष्ट्र तक इस वुड को खेतों में खुद उगाया जाता है, या फिर बड़े बड़े फार्म्स में लोग उगाते हैं, ताकि उसकी जो है उसको वो कल्टिवेट करके अपने लिए पैसे कमा सके। लेकिन वो नेचुरली नहीं है। नेचुरली इन सेंस नहीं है कि वहाँ फॉरेस्ट नहीं है, वो लोगों ने खुद उसको कल्टिवेट किया, उसके सैपलिंग्स प्लांट करके। लेकिन अगर हम नेचुरल की बात करें, जो फॉरेस्ट है अपने तरीके से हो गए, वो है हमारे रायलसीमा नाम का जो ये रीजन है आंध्र प्रदेश का। वहाँ पे शीशाचलम नाम के जो फॉरेस्ट हैं, उनमें ये जो है वुड्स पाए जाते हैं, और ये 5 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके लिए फेमस। तो इसीलिए आप देखेंगे कि हम, अगर आपने मूवी देखी हो तो मूवी भी इन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स के आसपास घूमती है, और यहाँ पे तिरुपति भी पड़ता है। तो आप देखेंगे, अगर आपको याद है वो सीन, तो उसमें पुष्पराज बताते भी हैं कि भाई मैं लकड़ी लेकर आया हूँ तिरुपति से। ठीक है, क्योंकि तिरुपति का जो श्राइन है, अगर आप कभी आपको जो है सौभाग्य मिले वहां जाने का, तो वो भी इन्हीं फॉरेस्ट रेंजेस में पड़ता है। अब एक ऐसा क्या है इस लकड़ी में लेकिन जो इतनी डिमांड में है?
तो देखिए इसका आंसर छुपा है लकड़ी के अंदर ही। क्यों? क्योंकि लकड़ी की खासियत ये है, लकड़ी लाल है और इसके अलावा लकड़ी की डिमांड जो है ना साउथ ईस्ट एशिया में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। मतलब ये समझ लीजिए कि ये लकड़ी इतनी डिमांड में है कि इवन बाइबल में भी इसका ज़िक्र मिलता है। इसके अलावा साउथ ईस्ट एशिया में जैसे जो देश हैं, जैसे जापान हो गया, आपका चाइना हो गया, वहाँ पे ये लकड़ी एक स्टेटस सिंबल है कि जिसके घर में इस लकड़ी का फर्नीचर है या फिर इससे बने हुए लकड़ी के सामान है, ऐसा माना जाता है कि वो व्यक्ति स्टेटस में बहुत हाई है। इसके अलावा मेडिकल वैल्यूज़ हैं इसकी, जैसे कि अगर किसी को कोई चोट लगी है, किसी पे कहीं कहीं दर्द हो रहा है, तो वहाँ पे अगर इसको लगा दिया जाए इस लकड़ी के लेप को, तो उनको वहाँ पे आराम मिलेगा। कई लोग कहते हैं कि इससे सिर दर्द भी ठीक होता है, स्किन की डिजीजेस भी ठीक होती हैं, काफ़ी चीज़ें ठीक होती हैं। मतलब अगर किसी को बिच्छू ने भी काटा, स्कॉर्पियन स्टिंग भी होता है, वहाँ भी इसको लगाया जाए तो इम्प्रूवमेंट होती है। देखिए स्किन के लिए तो कई फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं जो एक्चुअली में रेड सैंडल्स के प्रोडक्ट्स को यूज़ करती हैं और उसके लिए कुछ कई स्किन केयर प्रोडक्ट्स बनाती हैं। देखिए जैसे कि शतरंज, मैंने अभी आपको बताया ना कि इसकी टिम्बर के जो यूज करके जो कुछ भी ऐसी आकृति बनाई जाए और अगर वो किसी के घर में प्रेजेंट है, तो ये माना जाता है खासकर साउथ ईस्ट एशिया में। साउथ ईस्ट एशिया से अगर हमारा जो जिक्र है, मतलब चाइना हो गया, जापान हो गया, जो सिंगापुर वाला एरिया हो गया, उनको ये माना जाता है कि भाई उस जिस व्यक्ति के पास ये है उसका स्टेटस बहुत अच्छा है, वो बहुत हाई स्टेटस का आदमी है, वो पैसे वाला आदमी है कुल मिला के। देखिए ऐसी आकृतियां बनाई जाती हैं रेड रेड सैंडल्स से। मैंने अभी आपको बताया कि भाई स्किन केयर में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा आप देखेंगे तो ये एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि ये एक एंटीक रेड सैंडल्स फर्नीचर है जो कि इसमें म्यूजियम में रखा हुआ। मतलब आप सोच सकते हैं जब किसी लकड़ी का सामान अगर म्यूजियम में रखा है तो उस लकड़ी की वैल्यू क्या हुई। इसके बाद जापान में स्पेसिफिकली दो आपको ये देखने को मिलेंगे, दो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिनके लिए यूज होता है, वो है शामशिन और कोटो। और इसके अलावा और भी जो कुछ चीज़ें जो इस लकड़ी की बनी जाती हैं, बनती हैं, वो जापान में एज अ डाउरी के प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल की जाती है। और जो लोग इन इस लकड़ी के बने हुए सामान को डाउरी में देते हैं, ऐसा माना जाता है कि भाई उनका स्टेटस बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, अब यहाँ से मैं आपको थोड़ा सा स्मगलिंग का रूट समझाना चाहता हूँ कि भारत में ये लकड़ी इस एरिया में पाई जाती है जो हम यहाँ पे नीचे मैप में देख सकते हैं। ये आपका आंध्र प्रदेश के वही 5 डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा इसको चेन्नई से या फिर एजवाल की बात करें हम, मिजोरम वाला जो एरिया, वहां से बाय लैंड रूट भी कहाँ भेजा जाता है? चाइना, जापान, मलेशिया और सिंगापुर। ये सारे इसके स्मगलिंग रूट्स है। इवन ये यहाँ से यूएई भी जाती है। ठीक है, तो हमने लकड़ी के इस्तेमाल भी देख लिया, लेकिन भाई स्मगल क्यों हो रही है? तो स्मगल स्मगल करने का कारण भी समझते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि लकड़ी हमेशा से स्मगलिंग होती रही। पहले गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट इस लकड़ी को कटवा के इसका एक्सपोर्ट भी होता था, लेकिन ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से इसके जो फॉरेस्ट थे वो 50 से 80% तक कम हो चुके थे। तो अब जब लकड़ी बची ही नहीं तो भेजोगे कैसे? और भाई ऐसी चीजों से भारत में उग रही है, तो ऐसा भी नहीं है कि भाई दुनिया में हर जगह अवेलेबल है कि भाई यहां से नहीं तो कहीं और से अवेलेबल है। तो इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को इसके ऊपर सोच विचार करना पड़ा। तो इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, 1980s में इस रेड सैंडल्स के लिए उन्होंने कहा कि भाई इसके ट्रेड को तो हमें कंट्रोल करना पड़ेगा, अदरवाइज ये लकड़ी बचेगी नहीं। तो उन्होंने एक कन्वेंशन है साइटस नाम का। अब साइटस क्या होता है? कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। ये इस कन्वेंशन को आप ऐसा समझिए, ये एक बहुत सारे देशों ने मिलके एक अपने में एक संधि बनाई कि भाई हम ऐसी स्पीशीज, फौना और फ्लोरा की, फौना मतलब हो गया जानवर और फ्लोरा हो गई आपके पेड़ पौधे, ऐसी स्पीशीज का हम ट्रेड रोकेंगे जो जो विलुप्त होने की कगार पर हैं। तो यूनियन गवर्नमेंट ने साइटस को अप्रोच किया और कहा कि भाई देखिए ये जो रेड सैंडल्स की लकड़ी है ये हो सकता है विलुप्त हो जाए क्योंकि इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जितनी ये नहीं कटनी चाहिए उससे ज़्यादा कट रही है। तो कृपया करके इसको अपनी लिस्ट में डाल लीजिए, अपेंडिक्स 2 में डाल लीजिए। उसका फायदा क्या होगा कि इसके इम्पोर्ट्स पे बैन लगेगा, जो कंट्रियां इसको इम्पोर्ट करती हैं उन पे बैन लग जाएगा। और फिर साइटस ने बात सुनी और फिर इसको 1995 में साइटस की अपेंडिक्स 2 में डाल दिया गया। उसका असर क्या हुआ कि अब इसका जो है बैन लगना शुरू हो गया, या फिर इसके एक्सपोर्ट्स या इसके इंपोर्ट्स रेगुलेटेड होने लग गए। ठीक है, अल्टीमेटली जब गवर्नमेंट को लगा कि इससे भी काम नहीं बन रहा, इससे भी ज़्यादा हेल्प नहीं मिल रही, तो गवर्नमेंट ने रेड सैंडल्स के एक्सपोर्ट को कंप्लीटली 2004 में बैन कर दिया गया। इसका कहने का मतलब ये कि अब भारत के किसी भी पोर्ट से रेड सैंडल्स लीगल तरीके से एक्सपोर्ट नहीं हो सकती थी, इससे पहले हो रही थी। तो आपको क्या लगता है, सारी रेड सैंडल्स क्या उस समय सिर्फ जंगलों से आ रही थी? नहीं,
काफ़ी सारी रेड सैंडर्स लोग जो अपने उनके सैपलिंग्स को प्लांट करके अपने खेतों में लगाते थे, उनको ग्रो करते थे और फिर उसको कल्टीवेट करते थे, वहाँ से भी आती थी। ठीक है, अब उनका भी नुकसान होने लग गया, क्योंकि अब वो उसको काट नहीं सकते थे, उसको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि गवर्नमेंट ने ब्लैंकेट बैन लगा दिया था एक्सपोर्ट पे। ब्लैंकेट मतलब कहीं से भी नहीं जाएगी। ये नहीं बोला कि फॉरेस्ट की लकड़ी नहीं जाएगी, बाकी लोग जो कल्टीवेट कर रहे हैं, खुद उगा रहे हैं, वो तो भेज सकते हैं ना, उनका तो नुकसान हो रहा है। नहीं, गवर्नमेंट ने कहा सब सब पे बैन है, कंप्लीट बैन। इसका कारण भी था। अब एक संस्था है आपकी आईयूसीएन। आईयूसीएन है आपकी इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स। इनका कहना है कि भाई ऐसे जिस तरीके से एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था रेड सैंडर्स का, ठीक है, इन्होंने रेड सैंडर्स को अपनी एंडेंजर्ड स्पीशीज की लिस्ट में डाल दिया, क्योंकि इन्होंने कहा कि भाई ये जो 50 से 80% की जो एक्सप्लॉयटेशन हो चुकी है ना, अगर इसको रोका नहीं गया तो रेड सैंडर्स विलुप्त हो जाएगी, ये लकड़ी अब मिलेगी नहीं कहीं। तो इसीलिए जब ये एक्सपोर्ट का बैन लगाया गया ना, तो लोगों का ये मानना था कि अब एक्सपोर्ट का बैन लग गया है तो अब लकड़ी को लोग काटेंगे नहीं और ये एक्सपोर्ट नहीं हो पाएगी। लेकिन उसका उल्टा असर हुआ। उल्टा असर इस तरीके से हुआ कि जिन लोगों ने अपने फार्म्स में इस लकड़ी को उगा रखा था, देखिए ये रेड सैंडर्स के ही फार्म्स है, अब वो इसको काट नहीं सकते थे। कारण, क्योंकि इसको काटने के लिए भी उनको गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए, इसको लॉरी पे लादने के लिए भी उनको गवर्नमेंट से परमिशन चाहिए, और एक्सपोर्ट वो कर नहीं सकते। तो उन्होंने जो पैसा लगाया था इसको सैपलिंग्स को प्लांट करने में, और ये सोचा था कि हम इसको जब एक्सपोर्ट करेंगे तो हमें अच्छी वैल्यू मिलेगी, वो तो अब उनको मिलने से रही। अब क्योंकि वो काट ही नहीं सकते थे, इसका असर क्या हुआ? देखिए, जब कोई चीज सप्लाई में कम होती है ना, तो उसकी डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अभी भी आप ये समझिए, जब ये एक्सपोर्ट लागू हो चुका था, डिमांड तो थी इसकी, लेकिन अब जब सप्लाई नहीं आ रही थी तो इसकी डिमांड और बढ़ने लगी, लोगों के अंदर और भूख बढ़ने लगी। मतलब सोचिए, एक आदमी जिसको स्टेटस की चिंता है, उसको ये लगा कि भाई ये लकड़ी तो अब और जो है कम सप्लाई में, इसका मतलब मेरा स्टेटस और बढ़ेगा अगर मेरे घर में दिखेगी। तो जब डिमांड भारी हुई सप्लाई के ऊपर, तो इसका जो रेट था इंटरनेशनल मार्केट में, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि इसके पर टन का जो रेट है वो 50 टू 1 CR तक चला गया। मतलब 1 करोड़ रुपए तक का इसका पर टन का इसका रेट जा चुका था। अब इस चीज को भुनाएगा कौन? जब ये रेट मिलेगा, आपको क्या लगता है कि भारत में क्या क्रिमिनल माइंड के लोग कम है? नहीं। उनको ये नजर आया कि भाई गवर्नमेंट ने तो बंद किया ना, लेकिन फॉरेस्ट में तो अवेलेबल है। बस उन्होंने क्या किया, इलीगली फॉरेस्ट को काटना शुरू किया और इसकी स्मगलिंग बढ़ी। इसकी वजह से देखिए, गवर्नमेंट ने ये जो एक्सपोर्ट बैन किया था, इसका काउंटर इफेक्ट नजर आया हमें। जिनको एक्चुअली में स्मगल नहीं करना था, जिनको एक्चुअली में प्रोड्यूस करके भेजना था, वो तो रुक गए। लेकिन क्योंकि डिमांड ज्यादा थी, रेट बहुत अच्छा मिल रहा था, जो भी ये जो वुड कटर्स थे, जो कि एक्चुअली में पता है आपको कहाँ से आते हैं? ये सारे वुड कटर्स तो आते हैं तमिलनाडु के एरिया से। और इनको तो एक्चुअली में पूरी कहानी मालूम भी नहीं होती। इनको बड़े बड़े सेठ बुलाते हैं, थोड़ा बहुत पैसा देते हैं, इनको लगता है कि हमें बहुत पैसा मिल रहा है, और ये वुड काटने चले जाते हैं। लेकिन जब पकड़े जाते हैं तो इनका कोई माई बाप नहीं होता। अब इन्होंने वुड को काटना शुरू किया, और गवर्नमेंट भी सतर्क थी, तो गवर्नमेंट ने 2013 में एक रेड सैंडर्स एंटी स्मगलिंग टास्क फोर्स भी बना दिया, आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने। तो कुछ तो कंट्रोल हुआ, लेकिन अब हमें ये दिखता है कि भाई स्मगलिंग बढ़ चुकी थी। देख रहे हैं, तो इनका नुकसान हुआ और स्मगलर्स के मजे आ गए, क्योंकि उनको इन्फ्लेटेड प्राइस मिल रहा था उनकी स्मगल्ड गुड्स का। और इसी की वजह से वीरप्पन जैसे स्मगलर्स का जन्म हुआ, जो इन्हीं जंगलों में घूम घूम के इन्हीं लकड़ी को काट काट कर क्या करते थे, आगे स्मगल कराते थे। और लेटेस्ट इस लिस्ट में नाम ऐड हुआ हमारे पुष्पराज जी का, जो हमारे रील के कैरेक्टर है, मतलब मूवी के कैरेक्टर है। अब तक तो समझ में आ ही गया होगा। अब देखिए, यही है आपकी जो मैंने आपकी अभी आपसे जिक्र किया कि आंध्र प्रदेश की गवर्नमेंट ने सन 2013 में ये जो स्मगलिंग का मेनेस था उससे निपटने के लिए एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाई, जिसका नाम था रेड सैंडर्स एंटी स्मगलिंग स्पेशल टास्क फोर्स। ठीक है, और इनका काम ही यही है कि जंगलों में घूम के जहां जहां ये लोग ये जो वुड कटर्स होते हैं, लकड़ी को काट रहे होते हैं, ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं, इसको ये लोग बचाते हैं। अब आप सोचिए, ये जो लकड़ी ये लोग जब्त करते हैं, अगर आपने पिछली इस स्लाइड में देखा, तो ये लकड़ी जाती कहाँ है? देखिए, तो गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि भाई ऐसी बहुत सारी लकड़ी वो रोज जब्त करते हैं कहीं ना कहीं से, तो गवर्नमेंट इसका ऑक्शन करती है, और ऑक्शन से जो पैसा आता है वो गवर्नमेंट अपनी ट्रेजरी में डालती है। तो एक फायदा तो ये भी हुआ इसका, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान में कौन थे? ये फार्मर्स, क्योंकि इनको अभी तक कोई वे आउट नहीं मिला था। लेकिन
सेंट्रल गवर्नमेंट को ये चीज़ समझ में आई कि एक्सपोर्ट पे बैन करना जो है ना वो काउंटर प्रोडक्टिव हो रहा है, उसमें नुकसान ज़्यादा हो रहा है, वो स्मगलिंग को ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। तो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स की एक आर्म, जिसे हम कहते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ये फॉरेन ट्रेड की को कंट्रोल करती है, उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि फरवरी 18 2019 में ना उन्होंने कहा कि भाई जो कल्टीवेटेड लैंड से जो लकड़ी निकल रही है रेड सैंडर्स की, उसको तो अब हम परमिट कर देते हैं एक्सपोर्ट के लिए। इसका फायदा क्या हुआ? जो फार्मर्स थे, जो लीगल तरीके से सैपलिंग लगाकर इस प्लांट को उगा रहे थे, इस पेड़ को उगा रहे थे, अब वो अपनी प्रोड्यूस को एक्सपोर्ट कर सकते थे और उनको उसका प्रॉपर प्राइस मिल सकता था। सेकेंडली, जब ये लीगल तरीके से लकड़ी का एक्सपोर्ट होगा, इसका मतलब इंटरनेशनल मार्केट में प्राइजेस थोड़े थोड़े कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि लकड़ी की अवेलेबिलिटी बढ़ रही है। और इससे होगा क्या? स्मगलिंग भी नीचे जाएगी, क्योंकि स्मगलर्स को इतना रिस्क लेने के बाद अगर प्रॉपर प्राइस नहीं मिलेगा तो वो रिस्क नहीं लेंगे। समझ रहे हैं आप? तो डीजीएफटी ने इसके साथ क्या किया कि एक तीर से दो निशाने मार दिए, और यही डिमांड थी इन फार्मर्स की काफी समय से, और अल्टीमेटली इसको 2019 में मान लिया गया। और अब इस समय का स्टेटस ये है कि कल्टीवेटेड लैंड से इस वुड का एक्सपोर्ट अलाउड कर रखा है। तो दोस्तों, वापस मिलते हैं अपने पुष्पाराज जी से। बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी, फायर लगी या फ्लावर लगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।